नमस्कार। आइए आज हम पॉपुलेशन जियोग्राफी जनसंख्या भूगोल की श्रृंखला में वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब विश्व की जनसंख्या वितरण को समझेंगे और एंड ग्रोथ उसकी वृद्धि को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उन्हें समझने की पहले कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन आपको नॉर्थ हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध में मिलेगी और 10% पॉपुलेशन आपको साउथ हेमिस्फीयर में मिलेगी। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने देखिए एक सर्कल बनाया है और इक्वेटर के उत्तर की तरफ मतलब नॉर्थ की तरफ आपका देखिए 90% मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो 90% पॉपुलेशन आपको नॉर्थ हेमिस्फीयर में मिल जाएगी और इक्वेटर के दक्षिण की तरफ मतलब क्या कहते हैं कि साउथ हेमिस्फीयर में अगर हम देखें तो आपको 10% आपको पॉपुलेशन मिलेगी। ये एक अजम्पशन है, ठीक है। सेकंड अजम्पशन पे देखें तो वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन 10% लैंड मार्क पे मिलती है। कहने का अर्थ ये हुआ, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा। ये पूरा वर्ल्ड का लैंडमार्क है, ठीक है, जिसमें आपके सभी कॉन्टिनेंट है। इस सभी लैंडमार्क में जहाँ पे देखिए ज़्यादा रंगीन दिख रहा है तो यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो कहने का अर्थ हुआ कि 10% ऐसा लैंडमार्क है जिसपे आपको पॉपुलेशन 90% मिल जाती है। देखिए सब एरिया जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। और वहीं पर आपका 90% लैंडमार्क ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको विरल जनसंख्या मतलब बहुत कम कम मिल रही है। जो कि सब देखिए सहारा का डेजर्ट देखिए, यहाँ पे आपको बहुत ही कम जनसंख्या मिलेगी। तो वही यहाँ पे बात रखी जा रही है कि वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन 10% लैंडमार्क पे पाई जाती है, वहीं 10% पॉपुलेशन जो है वह पूरे 90% लैंडमार्क पे बिखरी हुई 10% पॉपुलेशन आपको निवास करती दिखती है। आगे बढ़ते हैं हम। वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन, ध्यान दीजिएगा इसको भी, वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन 5% लैंडमार्क पे पाई जाती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो अभी मैंने दिखाया है गहरा हुआ जो कलर था पॉपुलेशन के को कर रहा था डेंसिटी, तो जितना 5% ऐसा लैंडमार्क है जिसमें आपको वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन निवास कर जाती है। वहीं पर 30% लैंडमार्क ऐसे होते हैं जो कि निर्जन है, इनहैबिटेटेड है, मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं मिलती है। जैसे डेजर्ट वाला एरिया हो गया जहाँ पे बहुत ही क्या कहते हैं कि क्लाइमेट जो रहता है वो बहुत ही एक्सट्रीम रहता है, मतलब कि बहुत ही हार्ड क्लाइमेट रहता है इस वजह से। और एक चीज़ और भी है कि वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन सी लेवल से 200 मीटर की हाइट पे मिलती है। कहने का मतलब हुआ सी लेवल की ऊंचाई पर जाएंगे तो 200 मीटर की हाइट तक आपको 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन आपको मिल जाएगी। इसी में कुछ पॉइंट ऐसे भी थे भी हम लिखे हैं लास्ट में। नॉर्थ हेमिस्फीयर में 70% पॉपुलेशन पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, मैंने भी साउथ और नॉर्थ हेमिस्फीयर दिखाया था। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में 70% पॉपुलेशन किसके बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ से आपका 60.5 मतलब 60 डिग्री नॉर्थ मतलब आर्कटिक सर्कल के बीच में आपको 75% पॉपुलेशन मिल जाएगी नॉर्थ हेमिस्फीयर में। वहीं पर वर्ल्ड की 70% लैंडमार्क पर क्या कहते हैं कि लो पॉपुलेशन पाई जाती है। क्या कहते हैं विरल जनसंख्या, क्या कहते हैं कि बिखरी हुई जनसंख्या आपको मिलेगी। जैसे डेजर्ट एरिया, एरिड रीजन हो गया, कोल्ड रीजन हो गया, ठीक है, माउंटेनियस रीजन हो गया या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, तो यहाँ पे आपको बिखरी हुई जनसंख्या मिलेगी। कहने का अर्थ ये हुआ, आप ऐसे ऐसे भी समझ सकते हैं, इक्वेटर के 23.5 डिग्री क्या कहते हैं कि कर्क रेखा के ऊपर की तरफ जाएं 60 डिग्री तो उसमें आपको 75% पॉपुलेशन आपको डेंस मिलेगी। वहीं पर जहाँ पर डेजर्ट एरिया है वहाँ पे आपको बहुत ही विरल जनसंख्या मिलेगी। अब हम वर्ल्ड पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को देखने की समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को देखें विश्व स्तर पर तो पाएंगे बाई कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीपों के अनुसार अगर हम देखें तो एशिया में 60% पॉपुलेशन पाई जाती है। पूरे वर्ल्ड पूरे कॉन्टिनेंट में एशिया महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिसमें 60% पॉपुलेशन पाई जाती है। इस चीज़ को जानते रहिएगा। सेकंड पे आता है अफ्रीका जो कि 17.5%। थर्ड पे आता है यूरोप। अगर हम क्रम से देखें तो एशिया, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, ये आपका पॉपुलेशन डेंसिटी बाई कॉन्टिनेंट है, ठीक है। वहीं पर नॉर्थ अमेरिका 4th रैंक पे, 5th रैंक में आपको साउथ अमेरिका 5.6 है और ओशिनिया जो कि 6th रैंक पे आता है 0.56% पे। अगर हम कंट्रीज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें मतलब कि देश के आधार पर देखें वर्ल्ड पॉपुलेशन का तो इसमें चाइना आपका फर्स्ट रैंक पे आता है। आपको मालूम होगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना का है, 18.5 बिलियन है। फिर सेकंड पे आते हैं 18%, आप 80.5 बिलियन है, 18% पॉपुलेशन पाया जाता है वर्ल्ड में। और इंडिया का अगर हम देखें तो 18%, 18.5 था, इसमें 18 है। और वहीं यूएसए का 3rd रैंक पे, तो चाइना के बाद इंडिया है, फिर यूएसए है, फिर इंडोनेशिया है, फिर पाकिस्तान है। 5 टॉप 5 मैंने लिया है। अगर हम एरिया वाइज देखें, ध्यान दीजिएगा, एरिया वाइज करने का मतलब कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एरिया वाइज कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है वर्ल्ड में, तो एशिया आता है, फिर अफ्रीका आता है, ठीक है, फिर नॉर्थ अमेरिका आता है, फिर साउथ अमेरिका आता है, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। ये तो सभी लोग जानते होंगे। एरिया वाइज कंट्रीज अगर हम देखें तो सबसे पहले रशिया आपका आएगा। सबसे बड़ा देश कौन सा है, रशिया है। फिर कनाडा आता है। कनाडा को ध्यान दीजिएगा, इसका कोस्टल जो रहता है वह मतलब कोस्टल रीजन जो है बहुत ही लंबा पाया जाता है, बहुत इसका जो लंबाई होती है कोस्टल रीजन की वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है कनाडा का। तो रशिया सबसे बड़ा देश है, फिर कनाडा है, फिर चाइना है, फिर यूएसए है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया है। इंडिया 7th रैंक पे आता है, इस चीज़ को जानते रहिएगा। और 2.4% जो कह सकते हैं कि एरिया कवर करता है वर्ल्ड के लैंडमार्क में। अर्जेंटीना 8 रैंक पे, आपका कजाकिस्तान 9th रैंक पे और फिर अल्जीरिया है 10th रैंक पे। वर्ल्ड मेजर रीजन को अगर हम देखें
रिलीजियंस को देखें तो आप पाएंगे वर्ल्ड मेजर रिलीजियंस का अगर हम ध्यान दें तो वर्ल्ड मेजर रिलीजियंस में आप पाएंगे क्रिश्चियनिटी मतलब क्रिश्चियन को मानने वाले ज़्यादा हैं। क्रिश्चियन को मानने वाले ज़्यादा हैं, आपको 31 पॉइंट पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आपको क्रिश्चियनिटी मिलेंगे पॉपुलेशन में। फिर इस्लाम धर्म आता है जो कि 25% है। फिर हिंदू धर्म आता है जो कि 15% है। ठीक है, कैथोलिक भी आते हैं, कैथोलिक क्रिश्चियन से ही रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड मेजर लैंग्वेज को हम समझने की कोशिश करते हैं तो इसमें सबसे ध्यान दीजिएगा मैंड्रीन चाइनीज, मतलब कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर बोले जाने वाली भाषा है तो चाइनीज है, जिसे मैंड्रीन चाइनीज कहते हैं। सेकंड पे आता है इंग्लिश, जिसे आप स्पेनिश भी कह सकते हैं। फिर हिंदी आता है, फिर बंगाली आता है। अगर हम फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, मतलब जनसंख्या है, वो कौन से फैक्टर हैं जिससे वो प्रभावित होता है, मतलब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक को समझने की कोशिश करें तो इसमें फिजिकल एंड नेचुरल फैक्टर आते हैं और एक ह्यूमन एंड कल्चरल फैक्टर आते हैं। तो फिजिकल एंड नेचुरल फैक्टर में आपको क्लाइमेट आ जाएंगे, टोपोग्राफी आ जाएगा, सॉइल आ जाएगा, मिनरल्स आ जाएंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर आ जाएगा। कहने का अर्थ हुआ कि ऐसे फैक्टर जहाँ पे पॉपुलेशन लो और डेंस कैसे पाए जाते हैं, कौन से फैक्टर हैं। तो सबसे पहले आप क्लाइमेट को समझिए, जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट पाएगा, मतलब कठोर हार्ड क्लाइमेट पाया जाएगा, मतलब कठोर जलवायु पाई जाएगी, जैसे टुंड्रा हो गया, डिजर्ट एरिया हो गया, तो यहाँ पे आपको एक्सट्रीम पॉपुलेशन मिलेगी। ठीक है, तो जहाँ पे कठोर जलवायु पाई जाएगी वहाँ पे पॉपुलेशन आपको लो मिलेगा, मतलब कि वहाँ पे जनसंख्या कम मिलेगी। वहीं पर जहाँ पर टेम्परेचर, अगर मानसून एरिया का भारत का एरिया देखें तो वहाँ पे आपको पॉपुलेशन अधिक मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे वर्षा मिलती है, जैसे मानसूनी एरिया हो गया भारत का, तो आपको पॉपुलेशन अधिक मिलेगा। तो क्लाइमेट भी प्रभाव डालता है, फैक्टर है। ये सब फिजिकल फैक्टर मतलब नेचुरल प्राकृतिक फैक्टर हैं, ठीक है, प्रभावित करने वाले। सेकेंड आता है टोपोग्राफी, मतलब अस्थलाकृति। कौन सी, जैसे कि अस्थलाकृति कहने का मतलब टोपोग्राफी, ऊंचाई पर ज़्यादा लोग रहते हैं, लो पर उससे कम रहते हैं, फिर उससे कम और उससे लो रहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या मैदानी मतलब प्लेन एरिया में निवास करती है, पठारी भागों में उससे कम होती है और पहाड़ी भागों में सबसे कम पाई जाती है। ये टोपोग्राफी है जो कि प्रभाव डालता है। तो टोपोग्राफी में हाई पॉपुलेशन प्लेन एरिया मैंने बताया और लो पे पॉपुलेशन आपको पहाड़ी में, जैसे जैसे ऊंचाई जाएंगे पॉपुलेशन लो होती जाएगी। अगर हम सॉयल की देखें तो सॉयल में जो फर्टाइल सॉयल मतलब उपजाऊ जो मृदा होगी, जैसे एल्यूवियल सॉयल हो गया, ब्लैक सॉयल होगा, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंस मिलेगा। वहीं पे इनफर्टाइल मतलब अनुपजाऊ जो बैरन लैंड होंगे, मतलब कि जो बंजर भूमि होंगे, वहाँ पर वहाँ पे पॉपुलेशन कम पाएगी। जैसे लेटराइट सॉयल हो, यहाँ पे लेटराइट सॉयल क्यों मतलब उपजाऊ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर पाया जाता है। वहीं पे मिनरल्स भी प्रभाव डालते हैं फिजिकल में, जैसे मिनरल्स मतलब जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, छोटा नागपुर इंडिया का जो रीजन हो गया, यहाँ पे आपको हाई पॉपुलेशन पाया जाएंगे क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स पाए जा रहे हैं, इंडस्ट्री लगेगी। ठीक है, वहीं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी प्रभाव डालता है। देखिए आप देखिए हमारी जो सिविलाइजेशन पुरानी रही, सभ्यता हड़प्पा मोहन जो भी जो सिविलाइजेशन रही वो नदी घाटियों के किनारे रही है, तो ये यहाँ पे पॉपुलेशन डेंस पाया जाता है। अब आते हैं ह्यूमन कल्चरल फैक्टर पे, देखते हैं जो मानव द्वारा जो फैक्टर होते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मानव द्वारा फैक्टर में अगर हम देखें तो इकोनॉमिक फैक्टर आता है, आर्थिक कारक, जैसे जीविका के साधन के लिए लोग रोजगार के लिए, जैसे आप मुंबई लोग चले जाते हैं जीविका के, दिल्ली चले जाते हैं माइग्रेट करके, क्योंकि वहाँ पे उनको जीविका के साधन मतलब रोजगार मिलते हैं। तो इकोनॉमिक फैक्टर भी ह्यूमन का वो पॉपुलेशन डेंस कर देता है। तो इस समय देखिए आप मुंबई का जो अर्बन एरिया बहुत ज़्यादा डेंस है, वहीं दिल्ली आपका बहुत ज़्यादा डेंस है। और कृषि के लिए भी मतलब एग्रीकल्चर जहाँ पे होता है वहाँ पे पॉपुलेशन डेंस हो जाता है, इकोनॉमिक फायदा मिलता है। माइनिंग जहाँ पे खनन होता है वहाँ पे देखिए, जैसे कोयला का खनन है तो वहाँ पे पॉपुलेशन आपको डेंस मिलेगा। ट्रेड जहाँ पे व्यापार होता है, जैसे बड़े बड़े मार्केट हो गए, वहाँ पे आपको पॉपुलेशन डेंस मिलेगा। इंडस्ट्री बिजनेस भी जहाँ जहाँ पे होते हैं वहाँ पर आपको इकोनॉमिक फैक्टर एक हो गए। सोशल एंड कल्चर मतलब सोशल कल्चर कहने का मतलब हुआ रीति रिवाज, जो हमारे रीति रिवाज रहे हैं वहाँ पे आपको पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी। परंपरा हो गए, धार्मिक विश्वास, रिलीजन फैक्टर भी इसमें आता है। रिलीजन फैक्टर कहने का हुआ जैसे कि भारत में आपका काशी हो गया, मथुरा, अयोध्या हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे लोग जाके बसते हैं क्योंकि वहाँ से एक रिलीजियस फैक्टर जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि अयोध्या के आपका राम का फैक्टर जुड़ा है तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंस मिलेगा, ऐसे करके रहता है। और फिर जेरूशलम हो गया, जैसे यहूदियों का हो गया, तो वहाँ पे मक्का मदीना हो गया, तो वहाँ पे लोग क्योंकि धार्मिक विश्वास वहाँ पे है इसलिए लोग जाते हैं। लोग पॉलिटिकल फैक्टर भी आता है। पॉलिटिकल फैक्टर जैसे सरकारी नीतियाँ होती हैं किसी को बसाने के लिए, कि सरकारी नीतियाँ बनाई जाती हैं, जैसे कि लोग जाकर वहाँ पे बसे, जैसे कि निर्जन जो क्षेत्र रहता है तो वहाँ पे सरकारी नीतियाँ बनाई जाती है कि लोग जाकर बसे, उन्हें ऐसा सुविधाएं दी जाती है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी होता है, जैसे बेंगलुरु का हो गया, भारत का जो IT सेक्टर कहा जाता है, IT कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है कर्नाटक का बेंगलुरु, यहाँ पे टेक्नोलॉजी फैक्टर की वजह से ही वहाँ पे पॉपुलेशन आपको मैक्सिमम मिलेगी। इसके बाद हम, ये तो हो गए फैक्टर का फिटिंग। 3 ह्यूमन एग्लोमेरेशन मतलब विश्व के 3 ऐसे विशाल जनसमूह है जहाँ पर आपको ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगा। जैसे मानसून एशिया हो गया, मानसून एशिया में आपको ईस्टर्न एशिया हो गया, फिर साउथर्न एशिया हो गया और दक्षिण पूर्वी एशिया मतलब साउथर्न ईस्टर्न एशिया हो गया। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। देखिए ये जो मानसून एशिया हो गया तो ये दक्षिणी एशिया हो गया, फिर ये आपका ईस्टर्न एशिया हो गया, दक्षिण पूर्वी एशिया, ऐसे करके ये पूरा मानसून
एरिया जो हो गया ये आपका ज़्यादा डेंस एरिया मिलेगा। फिर वेस्टर्न यूरोप हो गया, फिर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ अमेरिका। वेस्टर्न यूरोप आप समझ सकते हैं, देखिए वेस्टर्न यूरोप मतलब पश्चिमी यूरोप का एरिया हो गया, और अमेरिका का जो आपका पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पे आपको पॉपुलेशन डेंस मिलेगा। तो ये 3 एग्लोमेरेशन मतलब विशाल जनसमूह है पॉपुलेशन के। आगे बढ़ते हैं, हम डेंसिटी को समझने की कोशिश करते हैं। तो अर्थमेटिक डेंसिटी जिसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, कहने का अर्थ हुआ कि एक स्क्वायर मीटर में, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितना पॉपुलेशन पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं कि अर्थमेटिक डेंसिटी या पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन मतलब टोटल एरिया मतलब टोटल एरिया में टोटल पॉपुलेशन का जब हम डिवाइड करते हैं तो कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल के जब हम अनुपात करते हैं, भाग देते हैं, उसी को हम पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कहते हैं। टोटल एरिया कितनी है और उसमें कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, उसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी या अर्थमेटिक डेंसिटी कहते हैं। एक होता है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी जिसे कायिक घनत्व कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं टोटल एरेबल एरिया को लेते हैं, मतलब योग्य भूमि, मतलब क्या कहते हैं कुल कृषि योग्य भूमि कितने हैं, कृषि योग्य भूमि कितनी है और उस पर कितना लोग निवास करते हैं। तो कुल देश की कुल जनसंख्या को उसके कुल कृषि योग्य भूमि से विभाजित करते हैं। एक होती है आपकी एग्रीकल्चर डेंसिटी। एग्रीकल्चर डेंसिटी में क्या होता है, कृषि घनत्व जिसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कुल कृषि क्षेत्र मतलब टोटल एरेबल लैंड मतलब जो कृषि क्षेत्र है टोटल उसे ले लेंगे, और उस कृषि कार्य में लगी हुई जनसंख्या कुल कितनी है, मतलब किसी देश में टोटल एरेबल लैंड कितना है और उस एरेबल लैंड में किसी कार्य में लगी हुई कुल टोटल पॉपुलेशन कितनी है, किसी कार्य में लगी हुई उसी मतलब प्राइमरी सेक्शन में लगी हुई कितनी पॉपुलेशन, उसे हम एग्रीकल्चर डेंसिटी कहते हैं। एक होता है इकोनॉमिक डेंसिटी। इकोनॉमिक डेंसिटी में क्या होता है, हम देश के संपूर्ण मतलब कि क्या कहते हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं उनका मूल्य क्या करते हैं इकाई यूनिट में लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यूनिट में हम संपूर्ण देश मतलब टोटल रिसोर्सेज का हम वैल्यू निकाल लेते हैं एक यूनिट में इकाई के रूप में, ठीक है, और फिर उसे हम देश की कुल जनसंख्या के भाग दे देते हैं टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री या फिर वर्ल्ड लेकर। ये आपकी इकोनॉमिक डेंसिटी आती है। अगर हम इंडिया के पॉपुलेशन डेंसिटी को देखें 382% पर किलोमीटर स्क्वायर पे आती है 2011 के सेंसस के हिसाब से, ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन 382% पर किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर के मतलब दर से आपको मिलेगी, जो कि 2011 सेंसस के आधार पे। मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी बाय स्टेट अगर हम देखें तो जनसंख्या जो पूरे हमारे भारत में जो स्टेज वाइज अगर हम जनसंख्या देखें पब्लिक जनसंख्या घनत्व का, तो इसमें दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी अगर हम देखें तो दिल्ली आता है सबसे, उसके बाद चंडीगढ़ आता है यूनियन टेरिटरी के रूप में। और अगर हम बाई स्टेट अगर देखें वनली स्टेट के जो राज्य का दर्जा पाएं तो उसमें बिहार आएगा, फिर वेस्ट बंगाल आएगा। ये 2011 सेंसस है। ध्यान दीजिएगा वेस्ट बंगाल जो है वो 2011 में फर्स्ट में था स्टेट पे, अब इस समय बिहार में है 2011 के सेंसस के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अगर देखें इन करोड़ में तो यूपी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, आप जान ही रहे हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में मिलेगी, फिर महाराष्ट्र में मिलेगी, फिर आपका बिहार में मिलेगी। तो 11 करोड़ महाराष्ट्र में, बिहार में 10 करोड़। अब हम क्या कहते हैं ग्रोथ को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम ग्रोथ को समझने की कोशिश करें तो दो मतलब कि पास्ट में मतलब कि भविष्य मतलब कि जो बीत चुका है पास्ट हमारा मतलब जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में दो ऐसे इवेंट हुए थे, दो ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हुए थे जिनमें जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन मतलब प्री हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री के पहले की बात है, प्री हिस्ट्री में ऐसी घटनाएं घटी थी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन में तेजी से इंक्रीज, वर्ल्ड पॉपुलेशन मतलब विश्व जनसंख्या जो तेजी से इंक्रीज मतलब बढ़ी हुई थी। इसमें फर्स्ट जो था वो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन था, जो कि 10,000 से लेकर 8,000 ईयर बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व कह सकते हैं, या फिर इसे हम बीपी बिफोर प्रेजेंट भी कहते हैं, ठीक। तो फर्स्ट जो था आपका वो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन था। इस समय क्या था, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसी एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन में ही 800 बीसी मतलब कि बिफोर प्रेजेंट में 8,000 बीसी 8,000 बीसी से ही हमारे पूर्वज जो हमारे एंसीस्टर थे वो अफ्रीका से मतलब ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट से माइग्रेट होकर एशिया यूरोप होते हुए चारों तरफ गए थे, बेरिंग स्टेट होते हुए अमेरिका में भी पहुंचे थे, ऐसे करके ये बताया जाता है। तो प्री हिस्ट्री में फर्स्ट था एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। अब सेकंड आते हैं, वो सेकंड है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो कि 1779 में स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से हमें क्या मिलता है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, पर कैपिटा इनकम में इंक्रीजिंग आती है पर व्यक्ति में, और अर्बन पॉपुलेशन जो शहरी जनसंख्या वो उसमें भी वृद्धि होती है, इंक्रीजिंग होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, और इसमें प्रति व्यक्ति आय में जानते ही जब इंडस्ट्रियल जहाँ इंडस्ट्री लगेगी तो वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो प्रति व्यक्ति आय में और फिर आय मिलेगी। इससे फिर बाद में क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में वृद्धि हुई, टेक्नोलॉजी में वृद्धि हुई, स्वास्थ्य सुविधाएं भी आपकी क्या कहते हैं मजबूत हुई, और जो आपका डेथ रेट हाई था वो आपका कहते हैं लो होना शुरू हो गया था, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के ही। आगे बढ़ते हैं, हम पॉपुलेशन ग्रोथ को ही डाटा के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता गया वो कैसे कैसे होता गया।
तो सबसे पहले हम ईयर इधर मैंने दिखाया और इधर पॉपुलेशन इन मिलियन में दिखाया है, और कब पॉपुलेशन डबल हुई थी इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम 10,000 मतलब 10,000 वर्ष पूर्व चलें, ईसा वर्ष पूर्व चलें, तो हम पाएंगे कि हमारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन ऐसा माना जाता है कि 5 मिलियन थी, मतलब 50 लाख थी। ठीक है, अब क्या हुआ 1 AD, मतलब जब ईसा का जन्म हुआ, ईयर ऑफ द लॉर्ड, मतलब फर्स्ट ईस्वी को अगर हम देखें, देखिए एडी मतलब एनो डोमिनी। ठीक है, अब बीपी मतलब बिफोर प्रेजेंट, या फिर हम बीसी भी कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट ईसा पूर्व, क्राइस्ट के पैदा होने के पहले की बात है। ठीक है, तो 1 AD में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एनोमी डोमी मतलब इस समय क्राइस्ट पैदा हुए, ईयर ऑफ द लॉर्ड कहा जाता है, इसलिए इसे 1 ईस्वी कहा जाता है। इसमें 2000 मिलियन पॉपुलेशन हो गई थी वर्ल्ड की, और 1000 AD में आपकी, मतलब अब ईस्वी की तरफ चल रहे हैं, हम लोग की तरफ चल रहे हैं, तो 300 मिलियन हो गई थी। पीवाईक्यू पूछा था एक बार प्रश्न कि 1650 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी, तो वह 1650 ईस्वी में वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो थी 500 मिलियन थी। ठीक है, 1850 में ये 500 मिलियन दुगनी हो गई, 1 बिलियन हो गया, मतलब 1 अरब पॉपुलेशन हो गई। तो मतलब कि 500 मिलियन 1650 से 1850 में आपको 200 साल लगे। ध्यान दीजिएगा, 1650 से 1850 में 200 साल में आपकी पॉपुलेशन डबल हुई है। ठीक है, 200 ईयर में आपकी पॉपुलेशन डबल हुई है। वहीं पर अगर हम 1930 AD में जाएं, मतलब कि 1930 ईस्वी में जाएं, जो इस समय आगे बढ़ रहे हैं, तो 2000 मिलियन पॉपुलेशन हो गई, मतलब इसके 1 मिलियन के मतलब 1 अरब से 2 अरब जाने में आपको 80 ईयर लगा। ठीक है, 1850 के 1930 में। फिर 1975 में अगर हम देखें, तो ये 4,000 बिलियन पॉपुलेशन, मतलब क्या कहते हैं कि 4 बिलियन और 4,000 मिलियन। ठीक है, 4 बिलियन की है, 4,000 मिलियन पॉपुलेशन हो गई, जो कि आप 4 अरब भी कर सकते हैं। इसको आपको डबल पॉपुलेशन होने में 45 ईयर लगे हैं। ठीक है, 1930 से 1975 के बीच में। वहीं 2025 में ऐसी संभावना बनाई, जो 2025 कभी आएगा आपका, इसमें 8,000 मतलब क्या कहते हैं कि बिलियन, 8,000 मिलियन, या फिर क्या कहते हैं 8 बिलियन। ठीक है, 8 अरब पॉपुलेशन हो जाएगी, और इसके दुगना होने में आपको 43 ईयर लगेंगे, 43 ईयर। वहीं पर आप आगे बढ़ें, अगर हम 250 ईस्वी में आए भविष्य में, तो आप देखेंगे वो 9 मिलियन पहुंच जाएगी, मतलब क्या कहते हैं 9 बिलियन आपकी पॉपुलेशन हो, 9 अरब हो जाएगी। वहीं 21वीं सदी में आपको, 21वीं के लास्ट सदी में क्या कहते हैं 22वीं सदी जब होगी, तो वहाँ पे 10,000 मतलब मिलियन, या फिर कहते हैं 10 बिलियन, 10 अरब पॉपुलेशन हो जाएगी। और ये 1950 के 21वीं के जाने में आपको 130 ईयर मतलब कि माना जाता है कि लगेगा। ठीक है, ये आपके पॉपुलेशन डबलिंग और इसके रिलेटेड चीज़ें थी। आगे बढ़ते हैं हम, ये अलग डाटा है, इसे समझने की भी कोशिश करते हैं। ये जो डाटा है ये बताता है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसे ये समझाने की कोशिश करता है। ये हम जो लिए हैं डिकेडल ग्रोथ लिए हैं, जो कि ये डाटा हमारा जो है एनुअल ग्रोथ रेट, वार्षिक वृद्धि दर लिया गया है वर्ल्ड पॉपुलेशन का, जो कि 1950 से लेकर 215 तक, मतलब 2050 तक, 1950 से लेकर 2050 तक परसेंटेज में इसे दिखाया गया। तो 1950 में जो ग्रोथ रेट चल रहा था वह 1.75 था, 1964 में 2 पॉइंट चला गया, 1975 में इतना चला गया। इसे आप और अच्छे समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ से समझ में आएगा। इसे देखिए, आप इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट को अगर आप देखेंगे ना, तो फिर 1 मिनट कट, इस चार्ट में देखिए मैंने एनुअल वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1950 से 21 तक दिखाया है। इसे आप देखिए 1950 में पॉपुलेशन ग्रोथ जो रेट था वह 1.5 या 6 के ऊपर था। ठीक है, फिर ऊपर गया आपका 1960 में, देखिए ये पॉपुलेशन इधर नीचे गया, और 1960 के 70 के बीच में पॉपुलेशन 2.2 के करीब पहुंच गया। देख रहे हैं ना, तो इसमें आपका इंक्रीज हुआ है 1960 के 70 के बीच में। फिर ये डिक्रीजिंग स्टार्ट होता है फ्लक्चुएशन के तहत, और 1930 में आप देखिए यहाँ पॉपुलेशन आता है, और फिर आपका 2021वीं सदी में एकदम नीचे चला जाता है। यही एक चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है। इसके पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया था, बिलियन वाला वीडियो जो था, इसमें 1 बिलियन से 2 बिलियन 3 बिलियन ऐसे करके जो बना, ये ऐसे ही चार्ट है कि 4 मतलब 10,000 BC में इतनी पॉपुलेशन थी, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते गई। तो ये देखिए 1 बिलियन पहुंचने में आपको मतलब 1800 या 1850 मैंने बताया था, 1 बिलियन 1850 ईस्वी में पहुंचा। फिर आपका 2 बिलियन जो है 1928 1930 ईस्वी में मैंने बताया था 1930 में। तो ये ऐसे ही चार्ट बन रहा है, ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। वर्तमान में विश्व की जो जनसंख्या है 1800 में, आपको बताया ना मैंने कि 1 अरब था 1850 में, अरब से बढ़कर आज 7.9 मतलब करते हैं 8 अरब के करीब पहुँच रहा है। ठीक है, तो फिर से हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो मैंने अभी दर्शाया है तो आप देखिए 1950 में 1.7 के रेट से था, और मैंने बताया ना 1960 के 70 के बीच में 2 पॉइंट चला गया था। तो ये 2 पॉइंट देखिए वृद्धि हुआ, मैंने कलर भी किया है। मतलब 1960 के 70 के दशक में आपका जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वह 2 पॉइंट के करीब चला गया था, ऊंचाई पे चला गया था। फिर वह डिक्रीज स्टार्ट हो गया, देखिए अब डिक्रीजिंग हो रही नहीं, ये डिक्रीजिंग स्टार्ट होता चला गया। अब आगे बढ़ते हैं 2023 मतलब 2023 में
इसकी डिक्रीजिंग जो थी वह वर्तमान मतलब कि वर्तमान में अगर हम देखें 2023 में 0.88% के करीब है। ये फ्लक्चुएशन दिया गया है, यूएनओ डाटा कहीं कहीं पर 0.84 दे रहा है और कहीं पर 0.89 दे रहा है, तो कुल मिलाकर 1 से नीचे चला गया है, 0 पॉइंट की रेट की परसेंटेज ग्रोथ रेट चल रहा है हमारा, ठीक है, वृद्धि दर। और 2035 तक ऐसा अनुमान लगाया गया 0.6 पहुँच जाएगा, 2050 तक 0.4% के रेट की ये चलेगा। ये हुई बात आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एनुअल के तहत। अब हम एक चीज़ और जानते रहिएगा, एक होता है नेगेटिव ग्रोथ रेट।